परिवर्तन ही जीवन का नियम है और जो लोग केवल अतीत या वर्तमान को देखते हैं वे निश्चित रूप से भविष्य से चूक जाते हैं। जॉन एफ कैनेडी का ये कथन आज की हमारी चर्चा के लिए बिल्कुल सही बैठता है। नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम इंडियन एक्सप्रेस में छपे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर गहराई से बात करने वाले हैं। ये विषय है भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई द्वारा हाल ही में घोषित किए गए कुछ बड़े वित्तीय सुधार। ये चर्चा देखिए खास तौर पर यूपीएससी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बहुत काम की हो सकती है। हाँ बिल्कुल। क्योंकि ये विषय भारतीय अर्थव्यवस्था मतलब जीएस पेपर 3 उससे सीधे जुड़ा है और प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है। और वैसे आम जानकारी के लिए भी ये काफी दिलचस्प रहेगा। जी। तो चलिए इसको परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। हमारा मकसद क्या है, इन सुधारों के पीछे की सोच क्या है, इनके अलग अलग पहलू क्या है और सबसे जरूरी भारतीय अर्थव्यवस्था पर इनका क्या असर पड़ सकता है। आरबीआई ने कई कदम उठाए हैं, जैसे वित्तीय बाजारों को और गहरा बनाना, कॉरपोरेट जगत में बैंकों की भूमिका बढ़ाना और जो शायद सबसे ज्यादा चर्चा में है, रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण की तरफ बढ़ना। हाँ, क्या ये भारत की एक नई आर्थिक महत्वाकांक्षा का संकेत है? निश्चित रूप से ये कह सकते हैं। और देखिए, ये घोषणाएं ऐसे समय पर आई हैं जब वैश्विक मंच पर काफी कुछ चल रहा है। हाँ, वो तो है। अमेरिका के साथ व्यापारिक तनाव की खबरें हैं। दुनिया भर में मुद्राओं को लेकर एक नई बहस सी छिड़ी हुई है। तो आरबीआई के ये कदम एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा लगते हैं। मतलब अब सिर्फ घरेलू मुद्दों पर ही नहीं, बल्कि क्षेत्रीय और फिर शायद वैश्विक स्तर पर प्रभाव डालने की कोशिश। अच्छा। और ये भी ध्यान देने वाली बात है कि रेपो रेट तो वो 5.5% पर स्थिर रखा गया है और मौद्रिक नीति का रुख भी तटस्थ ही बताया गया है। हाँ। लेकिन ये जो संरचनात्मक सुधार हैं, ये वाकई में दूरगामी हो सकते हैं। चलिए सबसे पहले इसी पर आते हैं, रुपए को वैश्विक मंच पर ले जाने की कोशिश। यहाँ मामला वाकई दिलचस्प हो जाता है। जी। आरबीआई ने भारत में जो अधिकृत डीलर बैंक है और उनकी विदेशी शाखाएं, हाँ। उन्हें कुछ चुनिंदा पड़ोसी देशों जैसे नेपाल, भूटान, श्रीलंका, इनके निवासियों और संस्थाओं को रुपए में कर्ज देने की इजाजत दी है। तो ये काम कैसे करेगा असल में? हाँ, ये एक बड़ा कदम है बिल्कुल। और इसके पीछे के आप कह सकते हैं रणनीति काफी दिलचस्प है। ये सिर्फ कोई तकनीकी बदलाव नहीं है, ये एक बड़ी कोशिश है रुपए को इस क्षेत्र में, मतलब हमारे पड़ोस में, व्यापार और लेन देन के लिए एक भरोसेमंद, एक विश्वसनीय विकल्प बनाने की। अच्छा। आप पड़ोसी देशों को रुपए में आसानी से नकदी मतलब लिक्विडिटी उपलब्ध करा रहे हैं। जी। तो भारत एक तरह से उन्हें अपने साथ व्यापार में डॉलर पर जो निर्भरता है उसे कम करने का एक रास्ता दे रहा है। सही। और साथ ही ये रुपये की स्थिरता में भरोसा जगाने की भी कोशिश है। और इसका जो भू राजनीतिक पहलू है उसे भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हम। बिल्कुल नहीं। हाल में वो खबरें थीं कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने ब्रिक्स देशों को चेतावनी दी थी कि अगर वे कोई साझा मुद्रा या डॉलर का विकल्प लाते हैं। हाँ, वो 100% आयात शुल्क वाली बात। हाँ वही, तो 100% आयात शुल्क लग सकता है। खैर, रूस ने तो ऐसी किसी ब्रिक्स मुद्रा की फौरी योजना से इनकार किया है। जी। लेकिन इस पूरी बहस ने वैश्विक वित्तीय बाजारों में एक हलचल तो मचाई दी है। बिल्कुल। तो क्या आरबीआई की ये रणनीति इसी पृष्ठभूमि में देखी जानी चाहिए? बिल्कुल, मुझे तो ऐसा ही लगता है। ऐसा लगता है कि आरबीआई की सोच ये है कि भाई अगर भारत वैश्विक स्तर पर नई रिजर्व मुद्रा की शर्तें तय करने की स्थिति में अभी नहीं है, तो कम से कम क्षेत्रीय स्तर पर अपने आस पड़ोस में रुपए का दबदबा कायम करके शुरुआत तो की ही जा सकती है। सही। और आरबीआई ने ये भी बताया है कि वो फेमा मतलब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जी फेमा, जो भारत में विदेशी मुद्रा के लेन देन को नियंत्रित करता है, उसके तहत नियमों को धीरे धीरे उदार बना रहे हैं, मतलब आसान कर रहे हैं। अच्छा। स्थानीय मुद्राओं में व्यापार तो पहले से शुरू हो गया था कुछ हद तक। हाँ। लेकिन विदेशों में रुपए की आसान उपलब्धता के बिना वो प्रयोग थोड़ा सीमित था। ये नए कदम उसी कमी को एक तरह से पूरा करते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई पड़ोसियों को रुपए में लोन देने की बात। रुपए को और अंतर्राष्ट्रीय बनाने के लिए और क्या किया जा रहा है? हाँ, एक और अहम सुधार है। एक संस्था है फाइनेंशियल बेंचमार्क्स इंडिया लिमिटेड, यानी FBIL। FBIL, हाँ। ये भारत में वित्तीय बाजारों के लिए मानक दरें, बेंचमार्क रेट्स तय करती है। तो अब ये जिन मुद्राओं के लिए बेंचमार्क तय करती है, उस सूची का विस्तार किया जा रहा है। अच्छा, पहले कौन सी थी इसमें? अब तक इसमें सिर्फ मुख्य मुद्राएं ही थीं, जैसे अमेरिकी डॉलर, यूरो, पाउंड, येन।
और ज्यादा व्यापारिक साझेदार देशों की मुद्राओं को इसमें जोड़ने से क्या होगा कि बैंकों को सीधे उन मुद्राओं और रुपए के बीच विनिमय दर मतलब एक्सचेंज रेट बताने में आसानी होगी। इसका क्या फायदा होगा, मतलब प्रैक्टिकली? देखिए, फायदा ये है कि अभी अक्सर क्या होता है, अगर आपको किसी ऐसी मुद्रा में व्यापार करना है जो बहुत कॉमन नहीं है, तो आपको पहले रुपए को डॉलर में बदलना पड़ता है, फिर डॉलर को उस मुद्रा में। हाँ हाँ, वो रूटिंग होती है। बिल्कुल। तो डॉलर के जरिए व्यापार करने की जरूरत कम होगी। इसमें अक्सर अतिरिक्त लागत भी लगती है और समय भी। सही बात है। तो जब सीधे रुपए और दूसरी मुद्रा के बीच लेन देन होगा तो रुपए का बाजार वो और गहरा होगा और धीरे धीरे व्यापार और निपटान के लिए इसकी साख भी बढ़ेगी। मतलब ये एक तरह से रुपए को ज्यादा आत्मनिर्भर बनाने जैसा है ना? हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। समझ गए। इसके अलावा वो जो 2022 में स्पेशल रूपी वोस्ट्रो खाते SRVS शुरू किए गए थे। जी, वोस्ट्रो अकाउंट्स। हाँ, ये वो खाते हैं जो विदेशी बैंक भारतीय बैंकों में रुपए में रखते हैं। बिल्कुल। तो उनमें जो अतिरिक्त रकम पड़ी रहती है उसको अब कॉर्पोरेट बॉन्ड और कमर्शियल पेपर में निवेश करने की भी अनुमति दी गई है। ये कितना महत्वपूर्ण कदम है? ये भी काफी अहम है। देखिए, पहले ये जो अतिरिक्त पैसा होता था जो असल में विदेशी बैंकों का होता था, उसे सिर्फ सुरक्षित मानी जाने वाली सरकारी प्रतिभूतियां यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ही लगाया जा सकता था। अच्छा। अब इसे कॉर्पोरेट ऋण साधनों मतलब कंपनियों द्वारा जारी किए गए बॉन्ड्स वगैरह में लगाने की छूट देने से दो बातें होंगी। क्या? एक तो विदेशी निवेशकों को ज्यादा विकल्प मिलेंगे, दूसरा इससे भारत के कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार में नकदी लिक्विडिटी भी बढ़ेगी। ये बाजार अभी उतना विकसित नहीं है जितना होना चाहिए। सही। तो ये उसके विकास में भी मदद करेगा। तो कुल मिलाकर देखें तो ये सारे कदम एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा लग रहे हैं, जैसे एक पूरी रणनीति हो। हाँ बिल्कुल। अगर हम इन सभी बिंदुओं को जोड़कर देखें तो ये एक सोची समझी योजना लगती है। पहला कदम रुपए को पहले भारत के आसपास के देशों में लेन देन और निवेश की पसंदीदा मुद्रा बनाना जी, और साथ ही भविष्य में मतलब लंबी अवधि में वैश्विक मंच पर इसकी स्वीकार्यता के लिए जमीन तैयार करना। ठीक है। ये तो हुई रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण की बात। अब आते हैं दूसरे बड़े सुधार पर। वो है बैंकों को कॉर्पोरेट अधिग्रहण मतलब कॉर्पोरेट एक्विजिशन के लिए फाइनेंस करने की इजाजत देना। हाँ, ये भी बहुत बड़ा बदलाव है। ये एक ऐसा क्षेत्र था जिसे लेकर बैंक अब तक बहुत सतर्क रहते थे, है ना? काफी जोखिम भरा मानते थे शायद। बिल्कुल। दशकों से मतलब कई सालों से भारतीय बैंकों पर सीधे तौर पर कंपनियों के अधिग्रहण के लिए कर्ज देने पर एक तरह की रोक थी। क्यों थी ये रोक? इसके पीछे डर ये था कि कहीं कंपनी के मालिक मतलब प्रमोटर बैंक से उधार लेकर उस पैसे का इस्तेमाल सिर्फ दूसरी कंपनियों पर कब्जा करने के लिए ना करें। अच्छा। बजाय इसके कि वो पैसा कंपनी के विकास में उत्पादन बढ़ाने में लगाएं। ओके। हाँ, कुछ अपवाद जरूर थे। जैसे अगर कोई कंपनी दिवालिया हो गई है और उसका मामला IBC यानी दिवाला और दिवालियापन संहिता के तहत चल रहा है जी, IBC, तो उस दिवालिया कंपनी के अधिग्रहण के लिए बैंक फाइनेंस कर सकते थे, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में नहीं। तो फिर अधिग्रहण के लिए पैसा आता कहाँ से था अगर बैंक नहीं दे रहे थे तो? ज्यादातर ये काम या तो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां मतलब NBFCs जैसे बजाज फाइनेंस वगैरह। हाँ बिल्कुल, या तो वो करती थी या फिर कंपनियां खुद बाजार से बॉन्ड जारी करके पैसा जुटाती थी। बड़ी कंपनियों को तो अक्सर और भी जटिल तरीके अपनाने पड़ते थे, जैसे शेयर स्वैप वगैरह। तो इससे दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये थी कि पूरी प्रक्रिया थोड़ी धीमी और बोझिल हो जाती थी और भारतीय कंपनियां जिस तेजी से विलय और अधिग्रहण के जरिए बढ़ सकती थी, बड़ी हो सकती थी। हाँ, तो अब बैंकों के क्षेत्र में आने से क्या बदलेगा? क्या उम्मीदें हैं? ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। जैसा मैंने कहा, RBI इसके जरिए कॉर्पोरेट इंडिया के लिए फाइनेंस का एक बिल्कुल नया दरवाजा खोल रहा है। नया दरवाजा? हाँ, देखिए, बैंकों के पास NBFCs या प्राइवेट इक्विटी फंड्स के मुकाबले कई ज्यादा पैसा होता है। उनकी बैलेंस शीट गहरी होती है जी, और वे अक्सर कम ब्याज दर पर कर्ज दे सकते हैं। सही। तो अब वे उन कंपनियों को जो रणनीतिक रूप से दूसरी कंपनियों का अधिग्रहण करना चाहती हैं, बड़े और व्यवस्थित तरीके से लोन दे पाएंगे। विश्लेषकों का मानना है कि इससे भारतीय कंपनियों को, खासकर जो मजबूत हैं, जिनका प्रबंधन अच्छा है जी, उन्हें अपना कारोबार बढ़ाने, ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनने और निवेश यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर में तेजी लाने में मदद मिलेगी। लेकिन इसमें वो जोखिम वाली बात फिर से आ जाती है, वही पुराना डर कि कहीं प्रमोटर पैसे का गलत इस्तेमाल ना करें। उनके साथ आएगी। अच्छा, मतलब कुछ नियम कायदे होंगे। बिल्कुल। उद्देश्य ये है कि विकास को तो बढ़ावा मिले, लेकिन साथ ही साथ जोखिमों को भी नियंत्रण में रखा जाए। ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि पैसे का दुरुपयोग ना हो। और ये सुधार वैसे बैंकिंग सेक्टर की भी लंबे समय से मांग थी। अच्छा,
बैंक ये चाहते थे। हाँ, बैंक ये तर्क देते रहे हैं कि भाई अगर कोई अच्छी स्थापित लिस्टेड कंपनी है, उसके अधिग्रहण को फाइनेंस करना किसी बड़े नए प्रोजेक्ट को लोन देने से ज्यादा जोखिम भरा नहीं है। सही। तो अब इस नए सेगमेंट में उतरकर बैंक अपने लोन पोर्टफोलियो में विविधता ला सकते हैं, थोड़ी ज्यादा कमाई कर सकते हैं। हाँ। और कॉर्पोरेट जगत की जो विकास यात्रा है उसमें एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। तो ये दिखाता है कि आरबीआई भी अब बदल रहा है। हाँ, ये दिखाता है कि आरबीआई अपने पारंपरिक कुछ हद तक रूढ़िवादी रवैये से हटकर तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था की जरूरतों को समझ रहा है और उसके हिसाब से ढलने को तैयार है। ये वाकई आरबीआई की सोच में एक महत्वपूर्ण मोड़ लगता है। अच्छा, चलिए अब कुछ और सुधारों पर भी नजर डाल लेते हैं जो घोषित किए गए हैं। इनके अलावा भी कुछ है? हाँ, इन 2 बड़े बदलावों के अलावा कुछ और भी दिलचस्प समायोजन किए गए हैं। जैसे आईपीओ फाइनेंसिंग। मतलब जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर पब्लिक को बेचती है, आईपीओ लाती है। जी, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। हाँ। तो उसमें निवेश करने के लिए जो लोन मिलता है उसकी सीमा पहले 10 लाख रुपए थी, उसे अब बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया है। अच्छा खासा इजाफा है। हाँ, मतलब अब लोग आईपीओ में पैसा लगाने के लिए ज्यादा कर्ज ले सकेंगे। और वो शेयरों के बदले मिलने वाला लोन, जिसे LAS कहते हैं, लोन अगेंस्ट शेयर्स। हाँ, LAS, उसकी सीमा तो बहुत ही ज्यादा बढ़ाई गई है, 20 लाख रुपए से सीधे 1 करोड़। हाँ, ये बहुत बड़ा उछाल है। ये सीमा तो आखिरी बार, जैसा आपने बताया, 1998 में बदली गई थी। इतना बड़ा उछाल क्यों एकदम से? आरबीआई का कहना है कि इतने सालों में बैंकों की जो जोखिम प्रबंधन क्षमता है, मतलब रिस्क मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज, वो काफी बेहतर हुई हैं। बैंक अब इस तरह के लोन से जुड़े जोखिमों को पहले से बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। और साथ ही जाहिर है बाजार भी काफी बदल गया है पिछले 25-26 सालों में। सही। इसके अलावा और क्या है? इसके अलावा केंद्रीय बैंक ने सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों, मतलब लिस्टेड डेट सिक्योरिटीज, जो स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होने वाले बॉन्ड्स वगैरह होते हैं, जी, उन पर उधार देने की जो सीमा थी उसे भी खत्म करने का प्रस्ताव दिया है। मतलब कोई सीमा नहीं रहेगी? हाँ, मतलब अब बैंक कितना भी लोन दे सकेंगे, बशर्ते उनके अपने जो आंतरिक नियम है, उनका अपना रिस्क मैनेजमेंट है, वो इसकी इजाजत दे। कोई ऊपरी सीमा आरबीआई की तरफ से नहीं होगी। अच्छा, और एक और कदम है, वो 2016 का एक नियम था जो बड़े उधारकर्ताओं को लेकर था। हाँ, वो नियम जो बैंकों को बहुत बड़े उधारकर्ताओं, जिनकी कुल क्रेडिट सीमा, मतलब टोटल लोन लिमिट 10,000 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा है, हाँ, उनको और ज्यादा उधार देने से एक तरह से हतोत्साहित करता था। उस नियम को भी हटाने का प्रस्ताव है। इसे क्यों हटाया जा रहा है? क्या बड़े कर्जदारों को लेकर चिंता नहीं है? आरबीआई का तर्क थोड़ा अलग है। उनका कहना है कि किसी एक बैंक का किसी एक ही उधारकर्ता पर बहुत ज्यादा निर्भर होने का जो जोखिम है, जिसे क्रेडिट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क कहते हैं, उसे देखने के लिए पहले से ही बड़े एक्सपोजर फ्रेमवर्क यानी LEF मौजूद है। LEF? हाँ, ये LEF सुनिश्चित करता है कि कोई बैंक अपना ज्यादातर पैसा किसी एक ही ग्रुप या कंपनी को ना दे दे, तो वो जोखिम तो LEF से कवर हो रहा है। और अगर पूरे सिस्टम के लेवल पर कोई खतरा दिखे तो? हाँ, आरबीआई का कहना है कि अगर पूरे बैंकिंग सिस्टम के स्तर पर कोई जोखिम दिखता है तो उसे मैक्रो प्रूडेंशियल उपायों के जरिए संभाला जाएगा। मतलब बड़े पैमाने पर वित्तीय स्थिरता बनाए रखने वाले जो नियम होते हैं ना, उनका इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये कदम दिखाता है कि आरबीआई अब ज्यादा परिष्कृत, ज्यादा टारगेटेड उपकरणों पर भरोसा कर रहा है। बिल्कुल, ऐसा लगता है। तो ये जो सारे कदम हैं, आईपीओ फाइनेंसिंग लिमिट बढ़ाना, LAS लिमिट बढ़ाना, लिस्टेड डेट पर लिमिट हटाना, बड़े उधारकर्ताओं पर नियम हटाना, हाँ, ये सब मिलकर क्या संकेत दे रहे हैं? ये सभी कदम मिलकर मुझे लगता है कुछ चीजों का संकेत दे रहे हैं। एक, बाजार को और गहरा बनाने की कोशिश। दूसरा, बैंकों की जो बढ़ी हुई जोखिम उठाने की क्षमता है उसे स्वीकार करना। जी। और तीसरा, प्रणालीगत जोखिमों, मतलब सिस्टमिक रिस्क्स के प्रबंधन के लिए ज्यादा आधुनिक और लक्षित उपकरणों पर निर्भरता दिखाना। ये एक साइज सभी के लिए फिट वाले नियमों से हटकर थोड़ी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी, ज्यादा लचीलेपन की ओर एक कदम लगता। तो इन सब का निचोड़ क्या निकाले हम? ये जो सारे सुधार हैं, ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए क्या मायने रखते हैं? क्या ये वाकई एक बड़ा मोड़ है? देखिए, जहां तक मैं समझता हूं, ये सुधार वाकई एक अहम मोड़ है, इसमें कोई शक नहीं। आरबीआई उन दरवाजों को खोल रहा है जो पहले आप कह सकती हैं कसकर बंद थे। हाँ। ये बैंकों को कॉर्पोरेट इंडिया में विलय और अधिग्रहण के खेल के एक तरह से केंद्र में ला रहा है। जी। और साथ ही रुपये को क्षेत्रीय मंच पर एक अहम खिलाड़ी बनाने की कोशिश कर रहा है। ये महत्वाकांक्षा का, एम्बिशन का एक स्पष्ट संकेत है। लेकिन जैसा कि इंडियन एक्सप्रेस के लेख में भी जिक्र था और आपने भी इशारा किया, हर बड़े कदम के साथ कुछ
जोखिम भी तो जुड़े होते हैं। बिल्कुल, जोखिम तो है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्या क्या जोखिम हो सकते हैं? जैसे अगर बैंकों को अधिग्रहण के लिए फाइनेंस करने की खुली छूट बिना मजबूत निगरानी और नियंत्रण के दे दी गई। तो ये अंधाधुंध उधार और संपत्ति के बुलबुले मतलब एसेट बबल्स को जन्म दे सकता है। हमने अतीत में ऐसा होते देखा है। हाँ, वो चिंता तो रहती है। और दूसरी तरफ रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण, ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन अगर किसी वजह से वैश्विक निवेशकों का भरोसा डगमगाता है, हाँ, तो भारत बाहरी आर्थिक झटकों एक्सटर्नल शॉक्स के प्रति ज्यादा संवेदनशील, ज्यादा वल्नरेबल हो सकता है। सही बात है। इसलिए इन सुधारों का जो कार्यान्वयन है मतलब इम्प्लीमेंटेशन, वो बहुत सावधानी से, बहुत सोच समझ कर करना होगा। लेकिन कुल मिलाकर जो बड़ा संदेश है वो तो यही लगता है कि भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई अब हमारी अर्थव्यवस्था के लचीलेपन, उसकी रेजिलियंस हाँ। और हमारे जो वित्तीय संस्थान हैं उनकी क्षमता पर पहले से ज्यादा भरोसा जता रहा है। जी, ये कह सकते हैं। और ऐसी दुनिया में जहां भू राजनीतिक तनाव बढ़ रहे हैं, डॉलर के प्रभुत्व पर भी अब पहले से ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। तो आरबीआई शायद ये दाव लगा रहा है कि भारत अब सिर्फ एक दर्शक बनकर, एक स्पेक्टर बनकर नहीं रह सकता, उसे मैदान में उतरना होगा। सही कहा आपने। ये सिर्फ छोटे मोटे नियम कायदों में बदलाव नहीं है, ये भारत की आर्थिक महत्वाकांक्षा को दर्शाते हैं। आरबीआई चाहता है कि रुपया दुनिया में अपनी जगह बनाए, यात्रा करे और भारतीय कंपनियां वैश्विक स्तर पर और बड़ी बने, उनके पच्चन और बड़े हों। हाँ, कई सालों में मुझे लगता है पहली बार ऐसा हो रहा है कि आरबीआई के सुधार महज रखरखाव मतलब मेंटेनेंस के बजाय आगे बढ़ने की चाहत, एम्बिशन ज्यादा दिखा रहे हैं। ये सब सुनने के बाद एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। हाँ, जरूर पूछिए। मान लीजिए ये सुधार पूरी तरह से लागू हो जाते हैं और अपना असर दिखाना शुरू कर देते हैं, तो उसके बाद भारतीय वित्तीय प्रणाली और वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की भूमिका के लिए अगले तार्किक कदम मतलब नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप्स क्या हो सकते हैं? भविष्य में हम और क्या उम्मीद कर सकते हैं, इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है, इस पर विचार करना चाहिए। आज की इस गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है कि आरबीआई के इन नए सुधारों का ये विश्लेषण जो हमने इंडियन एक्सप्रेस के लेख के आधार पर किया, आपको उपयोगी लगा होगा, खासकर अगर आप यूपीएससी या दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें और भविष्य में ऐसी ही ज्ञानवर्धक बातचीत से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, अगर आपके कोई सवाल है या कोई विचार है तो उन्हें नीचे टिप्पणी अनुभाग में ज़रूर साझा करें। हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अगली बार तक सीखते रहें।